किसी भी टास्क को अगर आपको सक्सेसफुली अचीव करना है तो आपको दो चीजों की सख्त जरूरत है। नंबर एक प्लानिंग, नंबर दो एग्जीक्यूशन। चलिए एक काम बांट लेते, प्लानिंग मैं करके देता हूं, एग्जीक्यूशन आप कर लेना। नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल आलसी इंजीनियर पर। दोस्तों एग्जाम्स बहुत करीब आ चुके हैं, बहुत कम समय बचा है और बहुत सारी चीजें हम लोगों को वर्कआउट करनी है। डिस्क्रिप्टिव ऑफलाइन मोड में अगर एग्जाम है तो प्रिपरेशन भी बहुत तरीके से होनी चाहिए। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 जो कंप्यूटर और आईटी ब्रांच के हिसाब से जो सिलेबस है उसके प्लानिंग के बारे में बात करने वाले। दोस्तों आपका समय बिल्कुल वेस्ट नहीं होना चाहिए, बस एक रिक्वेस्ट है पेन पेपर हो सके तो साथ में लेके बैठना, क्योंकि छोटी छोटी चीजें जो है वो हम लोग इस प्लान में जरूर डिस्कस करेंगे। अब प्लान शुरू होता है कि सर हम लोगों को कितने मार्क्स के लिए पेपर जो होगा वो होगा 70 मार्क्स के लिए। अब 70 मार्क्स के लिए अगर आपका पेपर है तो उस पेपर में आपको टोटली 4 यूनिट्स की प्रिपरेशन करनी है। यूनिट नंबर 3, यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट नंबर 6। तो हर एक यूनिट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किसको ज्यादा टाइम लगेगा, क्या कैसे किस तरीके से कवर हो सकता है, इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। सब दोस्तों एग्जाम्स करीब आ रहे हैं और इतने कम समय में इतनी सारी पढ़ाई हम लोगों को करनी पड़ रही है, लेकिन बात जब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की आती है तब मैं हूं ना आलसी इंजीनियर के ऐप पे मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, 2, 3 के ब्रांच वाइज कोर्सेज ऑलरेडी अपलोड किए हुए। अब आपकी कोई भी कॉन्सेप्ट हो उसके सारे वीडियोस और डिटेल्ड न्यूमेरिकल्स जो है वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स है भाई। अब देर किस बात की है, जल्दी से जल्दी ऐप डाउनलोड कीजिएगा। लिंक मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप डेमो सेशन भी देख सकते हो और अगर आपको पसंद आए तो बहुत ही कम दाम में आप सभी के लिए ये सब्सक्रिप्शन जो है वो अवेलेबल रहेगा। तो जल्दी से देख डालो ना यार। सबसे पहले तो यूनिट नंबर 3 नाम है स्टैटिस्टिक्स। अगर आप यूनिट को देखोगे तो उसमें आपको सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट ढंग से आनी चाहिए वो है अरिथमेटिक मीन, जिसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है बाय सिंबल एक्स बार। स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा। और इन दोनों को यूज करके एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसके ऊपर सम आने के चांसेस है, जिसका फॉर्मूला बताओ तो आप सुपर खुश हो जाओगे। फॉर्मूला इज वेरी आसान, सिग्मा अपॉन एक्स बार इनटू कितना लिखा हुआ है 100। तो दोनों को यूज करो और तीसरे के आंसर्स निकालना आप शुरू कर सकते हो। इसके बाद की जो कॉन्सेप्ट है नंबर 2 में मोमेंट्स। मैं हमेशा कहता हूं एग्जाम में ये कंपलसरी आएगा और तो और ओरिंग में भी आने के इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी YouTube पे अपलोड किया था जहां पे ट्रिक्स बहुत ढंग से दिए। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो प्लीज एक बार देख लीजिएगा। इस मोमेंट के कॉन्सेप्ट में आपको यूजुअली क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ता है। μ1 है, μ2 है, μ3 है, μ4 है। इन 4 लोगों के साथ साथ आपको फाइंड आउट करना पड़ता है देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्क्यूनेस एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कुर्तोसिस। तो इन सारे बेसिक चीजों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू मोमेंट्स के सब। इसके बाद की कॉन्सेप्ट आती है जिसका नाम है कोरिलेशन, जिस कोरिलेशन में आप लोग हमेशा फाइंड आउट करते हो कोरिलेशन का कोएफिशिएंट, जिसको सिंबॉलिकली R के नाम से पहचाना जाता है। हमेशा याद रखना, आप जब आंसर निकालोगे भी तो भी इस R की वैल्यू हमेशा किसके और किसके बीच में होनी चाहिए, -1 और 1 के बीच में ही होनी चाहिए। अब कोरिलेशन के ज्यादा सम्स की प्रैक्टिस मत करना, क्योंकि हम लोग जो नेक्स्ट देखने वाले वो है रिग्रेशन लाइंस। अब इस रिग्रेशन लाइन में आपको कोरिलेशन की कॉन्सेप्ट तो लगेगी ही लगेगी। मैं आपको बताता हूं इसके फॉर्मेट्स किस तरीके से वर्कआउट होते हैं। इसके फॉर्मेट कुछ इस तरीके से, तो अगर आप इनको देखना चाहो तो यूल फाइंड कि यहां पे आपको अरिथमेटिक मीन भी लगता है, यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन की कॉन्सेप्ट भी लगती है और सबसे ज्यादा जो लगता है वो लगता है आपका कोरिलेशन का वैल्यू। अब इसमें एक और टाइप है, जैसे कि x माइनस एक्स बार एक लाइन होती है y के लिए, एक लाइन होती है आपके x के लिए। तो अकॉर्डिंगली आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अब ये होने के बाद एक और छोटी सी कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है कर्व फिटिंग। मेरे भाई इस कर्व फिटिंग के कॉन्सेप्ट में आपको 2 वर्जन दिखाई देंगे, जिसमें सबसे पहला वर्जन होगा जो कि आपको स्ट्रेट लाइन के लिए बोला जाएगा और दूसरा वर्जन जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा पैराबोला के लिए। लीस्ट स्क्वायर वाली मेथड यहां पे यूज की जाती है। अब लाइन की इक्वेशन होती क्या है यार, लाइन की इक्वेशन इन जनरल आप लोग किसी भी तरीके से लिख सकते हो। मैं कोई भी एक खाद आपको टाइप बता दूं तो y इज इक्वल टू mx प्लस c के हिसाब से y इज इक्वल टू ax प्लस b होगा या फिर x इज इक्वल टू ay प्लस b होगा। और पैराबोला के लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आपकी सेकेंड डिग्री वाली इक्वेशन होती है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के हिसाब से आप लिख सकते हो। x और y की पोजिशनिंग चेंज हो सकती है, तो अकॉर्डिंगली इसमें आपको a और b को फाइंड करके उनको देना है और यहां पे a, b और c को फाइंड करके उनको आपको देना है।
अब इतनी सारी चीज़ें जो मैं आपको यूनिट नंबर 3 में क्विकली बता रहा हूँ, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको कैलकुलेटर का यूज़ जो है वो बहुत ढंग से करना ज़रूरी है। तो कैलसी पे प्रैक्टिस करो, जब तक कि आप खुद सम्स प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। सिर्फ रीडिंग से मैथमेटिक्स 3 कभी भी आप पास नहीं कर पाओगे। जाते हैं नेक्स्ट यूनिट के लिए, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। इसमें ना हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। देखो 70 मार्क्स की आपकी एग्जाम है, जैसे कि मैंने बोला एक यूनिट अराउंड 18 या 70 मार्क्स के लिए आएगा, तो इस यूनिट में कुछ स्किप मत करना, आपको पूरे के पूरे 18 मार्क्स मिल सकते हैं। इतना डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। अब यूनिट नंबर 4 के बारे में जब बात करते हो, प्रोबेबिलिटी में हमेशा कहता हूं कि यहाँ पे ये टॉपिक इतना वास्ट है कि आपको गारंटी नहीं कि कितने क्या किस तरीके से सम्स आएंगे, लेकिन कुछ सम्स है जिनकी मैं गारंटी ले सकता हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट्स है जिनके बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि श्योर शॉट आ सकते हैं। तो देख लीजिए, मैंने सीक्वेंस इस तरीके से लगाई है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ख्याल रखनी है, ये 3 डिस्ट्रीब्यूशन ढंग से करने हैं। पहला है बाइनोमियल, दूसरा है पॉइजन्स और तीसरा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने ढंग से करे तभी जाके आपको इन तीनों में से 2 सवाल एग्जाम में आ सकते किसी एक क्वेश्चन में। यानी कि ये तीनों ताकत रखते हैं कि आपके कितने मार्क्स कवर करें मेरे भाई, 12 मार्क्स कवर करे। तो अब हर एक सम, आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हो या फिर आपके टेक्स्ट बुक में कोई क्वेश्चंस हो, आप हर एक सम को देख लीजिए कि क्या आप सॉल्व कर सकते हो बाइनोमियल से, पॉइजन्स या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करके। तो कॉन्सेप्ट तगड़ी रखो, कैलसी आपके साथ में रखो, तो आप ये तीनों कॉन्सेप्ट ढंग से करो। मैं तो बोल रहा हूं बस इतना भी किया ना प्रोबेबिलिटी में तो भी एनफ है। आप अब बोलोगे नहीं सर ये भी तो 17 या 18 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, फिर आपने यहाँ पे 12 क्यों लिखा है? ढंग से सुनो, ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे नंबर 4 में मैंने कुछ लोगों को लिखा हुआ है, आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। बेसिक प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम है, फिर पीडीएफ सीडीएफ की कॉन्सेप्ट है रैंडम वेरिएबल वाली, एंड काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। अब इतनी सारी जो सारी की सारी कॉन्सेप्ट्स है ना, तो मैं आपको बता दूं ये सारी की सारी कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ 5 या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछी जा सकती है। तो क्या आपको, देखो आप अगर लॉजिकली सोचोगे, एज एन इंजीनियर सोचोगे, तो आपको ये 3 चीजें करने में जितना वक्त लगता है उससे कई ज्यादा वक्त इतनी सारी चीजें करने में लगेगा, और फिर भी गारंटी नहीं कि एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। तो मेरा तो भाई मतलब क्या आएगा, तो मेरा तो भाई ये मानना, इतना टाइम वेस्ट करने की जगह पे मैं पर्सनली आपको बोलूंगा कि हो सके तो ये ट्राई करो कि आप इसको पहले इनिशियल प्रैक्टिस में स्किप करो। आप बस ये डिस्ट्रीब्यूशन ढंग से करो। मुझे पता है आपके मार्क्स कटेंगे, लेकिन आपके मार्क्स ज्यादा से ज्यादा कितने कटेंगे? 5 या 6 मार्क्स कटेंगे। देखिए हम लोगों ने यूनिट 3 में बोला था कि आपको 18 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, आप इस तरीके से प्रिपरेशन करोगे। तो यूनिट नंबर 4 में हम लोगों ने 5 मार्क्स जो है वो छोड़ दिए, 6 मार्क्स छोड़ दिए, तो हम लोगों को वापस कितने मार्क्स मिल रहे? 12। यानी कि सोचो 18 यूनिट नंबर 3 में और 12 जो है वो यूनिट नंबर 4 में, यानी कि 18 + 12 30 मार्क्स तो हम लोगों के वैसे भी यहाँ पे लाइनअप में लग चुके। अब ये 5 मार्क्स सर हमें स्किप नहीं करनी है, हमें पढ़ाई करनी, तो भाई करो, ये अभी टाइम कम है, इसीलिए क्रंच की वजह से मैंने आपको बस ये सजेशन दिया है। अल्टीमेटली कॉल तो आप ही का होने वाला है, ये चीजें किस तरीके से डील करनी है इसके ऊपर। अब इसके इमीडिएटली बाद आपके पास आएगा यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है न्यूमेरिकल मेथड। अब यहाँ पे आयरनी है कि यार यूनिट नंबर 5 का भी नाम न्यूमेरिकल मेथड्स है और यूनिट नंबर 6 का भी नाम जो है वो न्यूमेरिकल मेथड्स है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो न्यूमेरिकल मेथड्स के दोनों यूनिट है ये आपके सिलेबस में नए ऐड हुए। तो अगर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखना चाहते हो तो आपको इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा, ये बात आप प्लीज समझ लो। अब इसके साथ साथ एक अच्छी चीज आपने याद रखनी है कि इसके 2 पार्ट्स हम लोगों ने तोड़े हुए। जो पहला पार्ट है वहां पे आपको 5 मेथड्स है, देख लेना। बाइसेक्शन मेथड है, सीकेंट मेथड है, रेगुलर फॉल्सी, न्यूटन रैप्सन और सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। इफ यू आस्क मी, मेरे लिए मैं बता सकता हूं आपको कि न्यूटन रैप्सन वाली मेथड जो है वो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये जो आपको सीकेंट मेथड दिखती है ये मेरे हिसाब से थोड़ी सी बड़ी है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा जब कैलकुलेशंस करोगे तब। 5 मेथड्स आपको बता दिए। एग्जाम में देखो बाइसेक्शन आ सकता है, सीकेंट, रेगुलर फॉल्सी, न्यूटन रैप्सन, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन में ज्यादा पॉसिबिलिटी में मैंने जैसे बोला न्यूटन रैप्सन की ज्यादा दिख रही है। अब इसी के साथ साथ पैरेलली जो पार्ट 2 है उसमें तो भाई 6 लोग हैं, देख लेना। पहले आपका गॉस जैकोबी, उसके बाद है गॉस एलिमिनेशन, गॉस सीडल, गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, शॉल्स्की, और उसके बाद है
LU डिकम्पोजिशन। अब बोलोगे सर दो दो को पकड़ के करली ब्रैकेट क्यों कर रहे हो, तो मैं आपको बताता हूं कि यहां पे इटरेशन यूज होता है इन दोनों मेथड में, पैटर्न सेम है, लेकिन ये जो मेथड है दिस मेथड इज बिट ऑफ एडवांस मेथड देन दैट ऑफ गॉस जैकोबी। तो ये दोनों के कंपैरिजन में गॉस सीडल जो है वो ज्यादा एडवांस है और आने के चांसेस एग्जाम में भी बढ़ जाते हैं ऑटोमेटिकली। अब उसके बाद दो मेथड्स है, गॉस एलिमिनेशन और जॉर्डन। ये तो आपके मैट्रिक्स को यूज करती है और तो और उसके साथ साथ किसको यूज करती है, रो ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करती है। तो आपको भी पता है रो ट्रांसफॉर्मेशन में आपको इधर आपके ओवरऑल दिए गए ए मैट्रिक्स को इधर आप अपर ट्रायंगुलर बनाओगे तो ये बंदा जो है ना ये इसको क्या बनाता है, अपर ट्रायंगुलर बनाता है, और ये जो बंदा है ये उसको क्या बनाता है, आइडेंटिटी बनाता है। तो आपको जस्ट अ सेकेंड ना, हाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाता है। तो दोनों की प्रोसीजर सेम है, बस एक अपर ट्रायंगुलर की वजह से काम आसान हो जाता है, बस 3 जीरो लेके आने, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपको बहुत सारी जीरोस लेके आने पड़ते हैं और डायगोनल एलिमेंट वैसे भी सारे 1 1 1 होना जरूरी है, जैसे कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के हिसाब से। उसके बाद की जो दो मेथड्स है, ये मेथड मुझे तो पर्सनली लगता है शॉल्स्की मेथड एग्जाम में कंपलसरी आएगी, बिकॉज इस मेथड में एक्यूरेसी भी ज्यादा है एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो 6 मार्क के हिसाब से जब सम्स आते हैं तो सोच लो कि आपको शॉल्स्की के ऊपर सम्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहां पे होता है डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन शॉल्स्की किसमें करता है भाई, ये शॉल्स्की अंकल डीकंपोजिशन करते हैं L into L ट्रांसपोज में, और जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है इसकी भी प्रोसेस बिल्कुल सेम है शॉल्स्की की तरह। यहां पे ये L और U यानी कि लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर में डीकंपोज करने की कोशिश करता है आपके दिए हुए A वाले मैट्रिक्स को। तो यहां पे कुछ चीजें स्किप मत करो, आपको ढंग से सारी की सारी चीजें आ जाएगी अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी। तो मैं एंड में बताऊंगा आपको कि इसका प्रिपरेशन कहां से कैसे हो सकता है। मार्क्स देखो भाई, पूरे के पूरे 18 मार्क्स हम लोगों के जेब में आ सकते हैं। ये था आपका यूनिट नंबर 5 एंड क्विकली जाते यूनिट नंबर 6 के लिए। इसका पार्ट 1 पहले मत करो, गो फॉर पार्ट 2 जहां पे बस 2 ही आपको टाइप ढंग से आनी चाहिए, यूलर्स, मॉडिफाइड यूलर्स और उसके साथ है रंगे कुट्टा। तो मैं आपको बता दूं एग्जाम में आने के चांसेस जो है, वैसे तो दोनों आएंगे अगर ऑरिंग में कुछ पूछा जाएगा तो, लेकिन रंगे कुट्टा वाली मेथड काफी फेमस है। उसमें भी 2 टाइप है, सेकंड ऑर्डर एंड फोर्थ ऑर्डर के हिसाब से। अब ये सारी चीजें करते हुए आपको ये जो पार्ट 1 है उसमें भी कुछ चीजों के ऊपर ख्याल रखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से जितना मुझे लगता है ये 2 चीजें जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। आप देखो सम बेसिक डिफरेंस ऑपरेटर्स है। अब ये फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर के बाद आपको न्यूटन का इंटरपोलेशन है, हाँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो उसको थोड़ा पीछे भी आप रख सकते हो। ये वाले में फॉरवर्ड इंटरपोलेशन है, बैकवर्ड का इंटरपोलेशन है, डिफरेंशिएशन भी इसमें आता है, लेकिन लैग्रेंजेस मेथड और तो और ये जो 3 रूल्स है इंटीग्रेशन निकालने के, ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन्स का 1/3 और सिम्पसन्स का 3/8, इसके बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करना जरूरी है। तो भाई ये ओवरऑल आपका यूनिट 3 नंबर, यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6 आपको दिखाई दे रहा है। आई होप सो कि आपको क्लैरिटी मिल चुकी है कि किस तरीके से हम लोग सारे के सारे यूनिट को कवर कर सकते हैं। और मार्क्स देख लेना यहाँ पे 17। तो ओवरऑल जितना स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया, हम लोग अगर यहाँ पे 70 मार्क्स के लिए अगर यहाँ पे भाग रहे तो मेरे स्ट्रैटेजी से आप मिनिमम 65 मार्क्स का प्रिपरेशन कर सकते हो। काम जो है वो बहुत है, लेकिन आपको प्लानिंग से जाना पड़ेगा कि कितनी कितनी इंपॉर्टेंट चीजें और किस तरीके से वर्कआउट करनी है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग ढंग से पढ़ाई कर रहे हो। और जैसे कि मैंने बोला है कि आलसी इंजीनियर का ऐप तो आपके साथ ही है, आपने कोर्स को सब्सक्राइब करा ही होगा। ये सारे चीज़ों जितने मैं बोल रहा हूँ उनकी सारी पीडीएफ्स भी अवेलेबल है और उनके सारे वीडियोस भी आपके साथ अवेलेबल है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।